आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। आत्मकथ्य के भाव जो हैं, अर्थ जो हैं, आज बतलाया जाएगा। पहला पद है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तभी भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों के माध्यम से मधुप का अर्थ होता है भौरा। घनी का मतलब होता है अधिक। अनंत नीलिमा में, अनंत का मतलब होता है विशाल, नीलिमा का अर्थ होता है आकाश। जीवन इतिहास का मतलब है जीवन की कहानी। व्यंग का अर्थ होता है मजाक। दुर्बलता मतलब कमजोरी। तो चलिए आते हैं सीधे सीधे इसकी व्याख्या करते हैं। तो इस पद के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, मन रूपी भौरे से गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी भौरा जो है कह रहा है। यानी जयशंकर प्रसाद अपनी कथा भौरे के स्वरूप में कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन भौरा की अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए अपनी न जाने कौन सी कहानी कहना चाह रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन वृक्ष के समान सुख और आनंद देने वाली पत्तियों से हरा भरा था, और अब वो सभी पत्तियां एक एक करके मुरझाकर गिर रही है, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है, और इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि उसे जानकर, उसे पढ़कर स्वयं मजाक उड़वाना नहीं चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि लेखक की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों को निकालकर लोग मजाक बनाते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते हैं। इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी कि प्रत्येक व्यक्ति की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में हर लोग लगे रहते हैं, फिर भी मित्र तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटना घटी है, जो मेरे साथ छल कपट हुई है, क्या मैं उसको लिख डालूं? कवि अपने दोस्तों से पूछना चाहते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम मेरी
कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरे जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, जिसमें कोई भाव नहीं है, बिल्कुल सादा है। कवि आगे अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर कहीं तुम ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में जो सुख और खुशियां, आनंद रूपी जो रस थे, वो सभी तुमने ही खाली कर दिए और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर में से निकाल कर तुम अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया हो और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। अर्थात इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि जयशंकर प्रसाद पहले तो अपनी आत्मकथा लिखने को तैयार नहीं थे और तर्क दे रहे थे कि जो भी इतिहास में महापुरुष पुरुष अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा है, लोगों ने उसके आत्मकथा को, उनके आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियां निकाली है और उनका मजाक बनाते हैं। इस कड़वे सत्य को स्वीकार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमियों को, कमजोरियों को देखकर जानकर उनका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। फिर भी कवि अंततः अपनी आत्मकथा लिखने को तैयार हो ही जाते हैं, किंतु सावधानी भी मित्र को देते हैं कि कभी कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे पढ़कर कहीं कोई ऐसा न समझे कि उनके जीवन में जो सुख, खुशियां, आनंद का पल था, वो सभी ने मिलकर खाली कर दिया हो और कवि का जीवन दुखों से भर दिया है। चलते हैं अगले पद में। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इन पंक्तियों में विडंबना का मतलब होता है निंदा करना, दुर्भाग्य। प्रवंचना का अर्थ होता है छल, कपट, झूठ। उज्जवल गाथा का अर्थ होता है सुखद। आलिंगन का अर्थ होता है बाहों में भरना। तो चलिए आते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। तो इन पदों में कवि कहते हैं कि यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र मुझे मेरे ही आत्मकथा कहने को कह रहे हैं, लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि सरल मन वाले की हंसी मैं किस प्रकार से उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरे लोगों को सही ढंग से पहचाना भी नहीं, समझा भी नहीं। मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई या कुछ लोगों ने मेरे साथ जो छल प्रपंच किया, क्या मैं उन सभी के बारे में लिखकर मैं उनका मजाक बनाऊं या मैं अपना मजाक उड़वाऊं। कहने का तात्पर्य यही है कि कवि कहना चाहते हैं कि मैं उन सभी परिस्थितियों को लिख डालूं जो घटनाएं मेरे साथ घटी है, जो मेरे साथ जो छल कपट किए हैं, क्या मैं उनका भी मजाक उड़वाऊं और अपना भी मजाक उड़वाऊं। क्या यह सही है?
कवि जो कि अपने प्रेमिका के साथ, तो चलिए आगे कवि कहना चाहते हैं कि मैंने जो अपनी प्रेमिका के साथ जो मीठे मीठे पल गुजारे हैं, चांदनी रातों में मैं अपनी प्रेमिका के साथ जो समय बिताया है, जो हंसी खुशी, जो मीठी प्यार भरी मीठी बातें की है, जो समय के साथ अपनी प्रेमिका से प्रेम भरी बातें की है, वही मधुर स्मृतियां ही तो अब मेरे जीवन के एकमात्र सहारा बच गए हैं। उन निजी क्षणों को मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता। कवि आगे पंक्ति में कहना चाहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख मिला ही कहां है जिसका मैं सपना देख रहा हूं, वह स्वप्न मुझे प्राप्त ही कहां हुआ है। देखते देखते अचानक मेरी आंखें खुल गई। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था, वह सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक क्षणभंगुर हो गई, अचानक वह गायब हो गई। अर्थात अपनी प्रेयसी के साथ जो सुख पूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी, वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और सारा सुख जीवन दुखों से भर गया। इसका भावार्थ क्या है, समझने का प्रयास करेंगे कि इन पंक्तियों का भाव क्या है। तो आत्मकथा न लिखने के पीछे कवि जयशंकर प्रसाद जो है तर्क देते हैं कि वे अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते और उनको शर्मिंदा भी नहीं करना चाहते। कवि की जो प्रेयसी थी मृत्यु अवस्था में ही हो गई थी, वह पल जो अपनी प्रेयसी के साथ अपने प्रेमिका के साथ बिताए थे, वह मधुर पलों की स्मृतियों को ही अपना जीवन का एकमात्र सहारा मान चुके थे। इसलिए उनके साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपने उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ वह बांटना नहीं चाहते हैं। अगले पद में कवि जो हैं कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कह दूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इन पंक्तियों के जो व्याख्या है, इन पंक्तियों में कुछ शब्दार्थ जैसे अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल लाल गाल, मतवाली यानी मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी प्रेम भरी,
उषा सुबह, निज मतलब अपना, मधुमाया यानी प्रेम से भरी हुई स्मृति यादें, पाथे मतलब सहारा, पथिक मतलब यात्री, पंथा का अर्थ होता है रास्ता। तो चलिए आते हैं हम अपने व्याख्या की ओर। तो कवि इन पंक्तियों में जो अपनी प्रेमिका का वर्णन किया है, प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो कहते हैं कि हमारी प्रेमिका की गाल जो है, लाल लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके लाल गालों की मदहोश कर देने वाली जो सुंदरता है, जो प्रेम रूपी वह बिखेरती है, जो प्रेम भरी सुबह सुहागिन की तरह उदित होती है, अर्थात ऐसा लगता था जैसे भी सुबह अपनी लालिमा उसी से लिया करती है। आज मैं उसकी यादों के सहारे अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूं, अर्थात उसकी यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनती है। जो प्रेसी के साथ क्षण बिताए, अब उसी एकमात्र सहारा है, वही एकमात्र सहारा है जो कभी उसे बांटने का प्रयास नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आगे कभी पूछना चाहते हैं कि मेरे अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो। वह अपने मित्रों से यह प्रश्न पूछते हैं। मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिख डालूं। मेरे जीवन की कहानी जानकर ही तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैं अभी तक सुनाने लायक कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया, कोई ऐसी उपलब्धि हासिल ही नहीं किया जो मैं तुम्हें सुना सकूं। कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं कि इससे बेहतर यही है कि मैं चुप रहूं, बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियां, अन्य लोगों की आत्मकथाओं को सुनूं। तुम मेरी आत्मकथा सुनकर मेरे इस खाली जीवन से क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। अर्थात आत्मकथा तो मैं लिख डालूं, पर ऐसा लिखने का कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई पल ही नहीं मैं जिसे बखान कर सकूं। तर्क देते हुए यह भी कहना चाहते हैं कि अभी वो समय आया ही नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनका दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोए हुए हैं। कभी अपने दुख भरे क्षणों को भूलने का प्रयास करना चाहते हैं और इस समय वो अपने दुख के अतीत को कुछ समय के लिए भूले हुए हैं, इसलिए वो वापस उस दुख में, उस नरक भरी जीवन में नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात कवि नहीं चाहते हैं कि उनके अंतर्मन में झांक कर देखे, क्योंकि वहां तो कवि ने सिर्फ अपनी मधुर यानी मधुर यादों को संजो कर रखा है। उनके जीवन में सुख के ऐसे पल कभी आए ही नहीं जिनसे कोई प्रेरित हो सके, इसलिए वे अपने जीवन की कहानी को खोलकर नहीं रखना चाहते। दुख भरे क्षणों को जिन्हें वो भूल चुके हैं, उन्हें फिर से वो याद नहीं करना चाहते।
उनको याद करने से उनके मन में फिर से जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाएगी, वह दुख ताजे हो जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा यानी मुझे आत्मकथा लिखने के लिए मेरे मित्र प्रेरित मत करो, दबाव मत डालो। तो चलिए यहीं पर आत्मकथ्य का भाव व्याख्या समाप्त होती है। आगे अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद। और अगले वीडियो में क्या चाहते हैं प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू। अगले पद में कवि जो हैं कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कह दूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इन पंक्तियों के जो व्याख्या है, इन पंक्तियों में कुछ शब्दार्थ जैसे अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल लाल गाल, मत वाली यानी मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी प्रेम भरी, उषा सुबह, निज मतलब अपना, मधुमाया यानी प्रेम से भरी हुई स्मृति यादें, पाथे मतलब सहारा, पथिक मतलब यात्री, पंथा का अर्थ होता है रास्ता। तो चलिए आते हैं हम अपने व्याख्या की ओर। तो कवि इन पंक्तियों में जो अपनी प्रेमिका का वर्णन किया है, प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो कहते हैं कि हमारी प्रेमिका की गाल जो है, लाल लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके लाल गालों की मदहोश कर देने वाली जो सुंदरता है, जो प्रेम रूपी वह बिखेरती है, जो प्रेम भरी सुबह सुहागिन की तरह उदित होती है। अर्थात ऐसा लगता था जैसे भी सुबह अपनी लालिमा उसी से लिया करती है। आज मैं उसकी यादों के सहारे अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूं। अर्थात उसकी यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनती है। जो प्रेसी के साथ क्षण बिताए, अब उसी एकमात्र सहारा है, वही एकमात्र सहारा है जो कभी उसे बांटने का प्रयास नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आगे कभी पूछना चाहते हैं कि मेरे अंतर रूपी, अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो। वह अपने मित्रों से यह प्रश्न पूछते हैं। मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिख डालूं। मेरे जीवन की कहानी जानकर ही तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैं अभी तक
सुनाने लायक कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया, कोई ऐसी उपलब्धि हासिल ही नहीं किया जो मैं तुम्हें सुना सकूं। कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं कि इससे बेहतर यही है कि मैं चुप रहूं, बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियां, अन्य लोगों की आत्मकथाओं को सुनूं। तुम मेरी आत्मकथा सुनकर मेरे इस खाली जीवन से क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। अर्थात आत्मकथा तो मैं लिख डालूं, पर ऐसा लिखने का कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई पल ही नहीं मैं जिसे बखान कर सकूं। तर्क देते हुए यह भी कहना चाहते हैं कि अभी वो समय आया ही नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनका दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोए हुए हैं। कवि अपने दुख भरे क्षणों को भूलने का प्रयास करना चाहते हैं और इस समय वो अपने दुख के अतीत को कुछ समय के लिए भूले हुए हैं, इसलिए वो वापस उस दुख में, उस नरक भरी जीवन में नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात कवि नहीं चाहते हैं कि उनके अंतर्मन में झांक कर देखे, क्योंकि वहां तो कवि ने सिर्फ अपनी मधुर पुराण यानी मधुर यादों को संजो कर रखा है। उनके जीवन में सुख के ऐसे पल कभी आए ही नहीं जिनसे कोई प्रेरित हो सके, इसलिए वे अपने जीवन की कहानी को खोलकर नहीं रखना चाहते। दुख भरे क्षणों को जिन्हें वो भूल चुके हैं, उन्हें फिर से वो याद नहीं करना चाहते। उनको याद करने से उनके मन में फिर से जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाएगी, वह दुख ताजे हो जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा यानी मुझे आत्मकथा लिखने के लिए मेरे मित्र प्रेरित मत करो, दबाव मत डालो। तो चलिए यहीं पर आत्मकथ्य का भाव व्याख्या समाप्त होती है। आगे अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद। और अगले वीडियो में क्या चाहते हैं प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।